नमस्ते साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हमारी अभी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। इस सीरीज के अंदर आज लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पूरा जो कंपनी रूल था उसको हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्राउन रूल के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्राउन रूल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन 1858 से लेकर 1947 तक देखने को मिलता है। तो इस क्राउन रूल के अंदर अब हम देखेंगे यहाँ से कि पूरा का पूरा जो अब माहौल है बिल्कुल चेंज हो चुका है। कौन सा माहौल, किस माहौल की बात कर रही हूँ मैं? तो देखो, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने 1853 के चार्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चार्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर 20 ईयर्स में चार्टर्स आते थे, लेकिन 1853 का जो चार्टर आया था उसमें आगे की कोई भी टाइम ड्यूरेशन बताई नहीं गई थी कि नेक्स्ट चार्टर आएगा अभी कि नहीं आएगा, 20 ईयर्स बाद आएगा, कब आएगा, मतलब कुछ भी उस एक्ट में बताया ही नहीं गया था। इसी के साथ साथ अब उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि 1853 के बाद 1857 में क्या हुआ था। तो 1857 में सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। इसको हम लोग एक नाम और भी जानते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, सिपॉय म्यूटिनी। किस नाम से? सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये सिपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे फर्स्ट टाइम किसने बोला था? तो वीडी सावरकर ने। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब 1857 में हुई, तो इसमें पहली बार ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस थे उनके अंदर का जो गुस्सा था उसको पहली बार इन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। कोई चीज़ होती है ना, लगातार अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जलती रहती है, फिर एक टाइम पे आके क्या होता है, वो बस्ट हो जाती है। तो वही चीज़ हमें 1857 के अंदर देखने को मिली थी। इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को अच्छा खासा यहाँ से अंदाज़ा लग गया था कि जो इंडियंस हैं उनको ईज़ी नहीं है उनको टैकल करना, उनको कुछ ना कुछ लोभ या लालच दिया जाना चाहिए। अब वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंडियंस को लुभाया, किस तरीके से उनके लिए मतलब थोड़ा बहुत उनके लिए काम किया, और किस तरीके से उन्होंने इंडिया को आगे चल के जो लूटने का जो उन्होंने काम किया अपना, उस काम को हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्राउन रूल में, अब हम यहाँ से हम एक नए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, अब कुछ चीज़ें देखो, अगर इसमें हम इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, अब उसने जब देखा कि इंडियंस का जो एंगर है वो काफ़ी, उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो उसके बाद जो तुरंत 1858 के अंदर जो एक्ट लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप नाम को भी देखेंगे ना तो नाम में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो इंडिया की ही है, इंडियंस की ही वो गवर्नमेंट है। एक्ट में सबसे पहले इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और भी देखेंगे अब हम इसमें कि इस एक्ट के अंदर किन किन चीज़ों की बात की गई है इसमें। तो देखिए, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी तक देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पहले उसके कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। पहले उसके फंक्शंस को, जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे, पॉलिटिकल फंक्शंस थे, उनको सेपरेट किया गया। फिर उसके अंदर भी किस तरीके से हमने देखा था लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का गठन किया गया था। तो तमाम चीज़ें हमने देखी ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर कैसे इसके ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया। उसके बाद ये इसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तक सीमित कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जब 1857 की जब वॉर हुई तो उसके बाद जो पूरी कमान थी वो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अपने हाथों में ले ली, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कंप्लीट वर्चस्व यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ना पॉलिटिकल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ना कमर्शियल, कुछ भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और जो पावर्स थी वो पूरी की पूरी पावर्स किसके हाथ में चली गई? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। और यहाँ से डायरेक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। कब से? 1858 से। ये भी चीज़ हम याद रखना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, या ब्रिटिश पार्लियामेंट से ज़्यादा बेटर रहेगा आप याद रखेंगे ब्रिटिश जो क्राउन रहती है। आपको पता होगा कि ब्रिटेन के अंदर मोनार्क सिस्टम चलता है ना। तो वहाँ जो मेन पावर गई थी वो नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में वो पावर गई थी। दिस इज़ मोर बेटर टर्म। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है पूरी पावर चली गई। ठीक है, अब जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रोसीजर्स थी वो बनाने का काम पार्लियामेंट के हाथ में था साहब। तो अब हम आगे देखते हैं, इस एक्ट को हम आगे समझने की प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जो अब ब्रिटेन के पास में है ना, इंडिया की सारी गवर्नमेंट, पूरी टेरिटरीज और पूरे जो रेवेन्यूज़, ये सब हर सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई थी? तो ब्रिटेन के हाथ में चली गई थी। अब हम सीधे सीधे हम ये समझते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या बात करी गई है, हम उस पर फोकस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट के अंदर जो बात करी गई है वो यहाँ से पहली चीज़ तो ये, अभी तक हमने देखा था कि पहले एक गवर्नर होता था, फिर गवर्नर से कौन बना? गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उससे फिर क्या बना? फिर बना आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक यहाँ तक हमने देखा है। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह पे लाया गया वाइस रॉय का पद। ये जो वाइस रॉय उस समय था ना, ये आज के समय में इसकी तुलना हम जो हमारे स्टेट्स में जो गवर्नर्स होते हैं ना, हम उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय पर इस एक्ट के द्वारा किसका पद लाया गया? गवर्नर जनरल का पद ख़त्म करके वाइस रॉय का पद लाया गया। अब ये क्या है, इनके काम क्या है वो भी हम समझते हैं आगे। देखिए, ये जो वाइस रॉय होता था ना, ये वाइस रॉय, इसका काम क्या था, या फिर ये देखें इसकी पावर्स क्या थी। तो देखिए, ये जो वाइस रॉय होता था ना, ये वाइस रॉय जो है, जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश काउंसिल होती थी, जैसे हमारे यहाँ पे भी आज के समय देखेंगे तो आपको एक काउंसिल, एक कैबिनेट आपको देखने को मिलती है। तो ये जो ब्रिटिश काउंसिल होती थी उसी का एक मेंबर होता था, है ना। तो जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट से डायरेक्ट आता था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसका, अब एक वाइस रॉय जो है, जो जिसके अंडर में पूरी इंडियन टेरिटरी आ रही है, तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब ब्रिटिश क्या कर रही है, हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल कर रही थी। क्या कर रही थी? डायरेक्ट रूल। अब ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था उसका जो पद है वो चेंज करके किसका पद लाया गया? वाइस रॉय का पद लाया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अब ये भी याद रखना यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाइस रॉय हैं वो कौन थे? फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने थे? तो याद रखना उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहे इनको, है ना। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, ये हम नाम याद रखेंगे। इसी के साथ में अभी तक हमने देखा था कि दो बॉडीज़ का गठन किया गया था। कौन कौन सी? एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, है ना। तो ये जो दो बॉडीज़ बनाई गई थी इनके सेपरेट काम थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के द्वारा इन दोनों बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नई बॉडी का गठन किया गया जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक नई बॉडी का गठन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बाकी जो बॉडीज़ थी इन दोनों को ख़त्म करके कौन सा नया बॉडी बनाई गई? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी बनाई गई। इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो सेक्रेटरी होते थे, ये सेक्रेटरी नाम से समझ में आ रहा होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट माने यहाँ इंडिया की बात हो रही है ना। तो उसमें ये जो सेक्रेटरी होता था ये एक नया पद निकल के आया सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का नया पद निकल कर के आया
ठीक है। अब इसी के साथ साथ सेक्रेटरी का जो पद आया, ये डायरेक्ट कहाँ से चुन के आता था? जो ब्रिटिश कैबिनेट होती थी, ब्रिटिश कैबिनेट से निकल के आता था ये पर्सन। तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक व्यक्ति होता था जिसको जो चुन करके भारत में सेक्रेटरी बन के आता था। ठीक है, तो ये एक नया पद निकल के आया। इसी के साथ में एक 15 मेंबर्स की, क्या, एक 15 मेंबर वाली काउंसिल का भी गठन किया गया। ये काउंसिल क्या करती थी? 15 मेंबर काउंसिल ये सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए थी। ठीक है, ये एडवाइस करने का काम करती थी सेक्रेटरी को। 15 मेंबर की जो काउंसिल थी ये सेक्रेटरी को एडवाइस करने का काम करती थी। और इस काउंसिल का जो हेड होता था वो कौन होता था? वो सेक्रेटरी खुद होता था। ठीक है, ये बॉडी से इसको एडवाइस करने का काम करती थी और सेक्रेटरी इसके कौन होते थे? हेड होते थे। याद रखेंगे। अब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि सेक्रेटरी वगैरह इनका भी क्या काम होता है। तो यहाँ सेक्रेटरी काफ़ी बड़ा पद था, है ना। तो यहाँ से 2 नए पद निकल के आए। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके वाइसरॉय और दूसरा हो गया आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 2 नए पद निकल करके आते हैं यहाँ से। अब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि जो आगे अब जो एक्ट्स आते जाएंगे अब उसमें इनके काम को और डिफाइन किया जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। जब 1853 में जब लास्ट चार्टर आया था उस समय पर हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? है ना, जब 1853 का जब लास्ट चार्टर आया था उस समय पर जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? उनका नाम आपको बताना है, काफ़ी फेमस नेम है। तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।